हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुल कुमार। मैं आपके यूट्यूब चैनल PCM20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब बात यह आती है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने से पहले पिछली कक्षाओं में कुछ हमने संख्याएँ पढ़ी हैं, उनको जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। बात आती है सबसे पहले कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बात यह आती है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्या वह सभी संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत गिनतियों से होती है। मोटी भाषा में हम कहें तो गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक होती है। कहने का मतलब गिनती वाली संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब नंबर 2 पर आती है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, कुछ लोगों का मानना था कि गिनतियों की शुरुआत केवल 1 से ही होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और विज्ञान आगे की ओर अग्रसर हुई तो हमें ज्ञात हुआ कि संख्या 1 से पहले भी, कहने का मतलब है संख्या 1 से पहले भी एक संख्या आती है, वो संख्या होती 0। अर्थात हम प्राकृतिक संख्याओं में केवल 0 संख्या जोड़ दें तो इस प्रकार की बनी संख्याओं का समूह हमारा पूर्ण संख्याएं कहलाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 आगे जोड़ दिया, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक। अब एक बार फिर से हम समझ लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देने से बनी संख्याओं का जो समूह होता है वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर बात आती है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या वह संख्याएं होती हैं जहां पर यदि कुछ लोगों का कहना था कि 0 से पहले कोई संख्या नहीं होती, लेकिन समय बीता हमको ज्ञात हुआ कि 0 से पहले संख्या 1 से पहले संख्या 0 आती है। लेकिन जैसे जैसे समय और बीतता गया तो लोगों ने ज्ञात किया कि 0 से पहले भी कोई संख्या आ सकती है। तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, 0 से पहले संख्याएं आ सकती हैं और वह संख्याएं हमारी ऋणात्मक संख्याएं ली जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप ही हमारा पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। यानी कि 0 से दाईं तरफ जाओगे तो प्लस वाली संख्याएं, डॉट अनंत तक, और 0 से बाईं तरफ जाओगे तो माइनस वाली संख्याएं हमको मिलती हैं। डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ठीक,
तो इससे क्या बात है, जीरो से पहले भी हमें संख्याएं जो प्राप्त होती हैं, जीरो से बाईं तरफ वाली संख्या हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो से दाईं तरफ वाली हमारी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद आती है कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं नंबर 4 पर आते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं यदि हम दो धनात्मक कहो या ऋणात्मक संख्याओं को हम यदि p/q के रूप में लिखें और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस प्रकार की प्राप्त सभी संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हमने ले लिया 2/5, जहां p बराबर 2 है तथा q बराबर 5 है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात यहाँ पर 5 q के स्थान पर 5 दिया गया है जो 0 के बराबर नहीं है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि परमेय संख्या क्या होती हैं। यदि दो पूर्णांक संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखें और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी हमारी सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब दोस्तों बात आती है नंबर 5 पर, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जहां पर हम दो पूर्णांकों को p/q के रूप में ना लिखें। कहने का मतलब है जहां पर हम p/q के रूप में कोई संख्या न लिख पाए, ऐसी हमारी संख्या अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √4, पाई आदि इस प्रकार की सभी संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। अब एक बार अपरमेय संख्या क्या होती है एक बार फिर से समझ लीजिए, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिखी जा सकें, p/q के रूप में ना लिखी जा सकें, ऐसी हमारी सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब दोस्त इसके बाद बात आती है कि अब हमारा चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। अब 6 नंबर पर आपको पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप लोग, आशा करता हूं दोस्तों पढ़ा होगा, आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर आप लोग पाठ से रिलेटेड वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। अब बात आती है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। एक्सरसाइज पढ़ने से पहले वास्तविक संख्याओं की डिफिनीशन जान लेना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं का मिश्रण होता है। कहने का मतलब है जिसमें परमेय संख्या हो, परमेय संख्या भी हो और प्लस अपरमेय संख्या हो। अपरमेय संख्या हो, यानी कि कहने का मतलब है वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें परमेय संख्याओं का समूह और अपरमेय संख्याओं का समूह दोनों मिला हुआ होता है। कहने का मतलब मिश्रित होते हैं। तो इस प्रकार
के संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया पाई ले लिया, और रूट ले लिया, रूट वाली संख्या जैसे अंडर रूट 2 हो गया, 5/2 हो गया, माइनस का 2/4 हो गया आदि। अगर हम एक शब्दों में बात कहें तो वास्तविक संख्याओं में हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्राकृत संख्याएं भी हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी, परिमेय संख्याएं भी हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं भी हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। अब दोस्त हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? आशा करता हूं दोस्तों वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जितनी भी डिफिनेशनें हमने पढ़ाई है आप लोगों को भली बात समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से आप लोगों को हम रिवाइज करवा रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का मिश्रण होता है। अब दोस्त पाठ से रिलेटेड हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका को दोस्तों इंग्लिश में हम लेमा बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस कथन को हम समझते हैं कि यह कथन किस बात की पुष्टि करता है। दोस्तों जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यानी कि जो प्रमेयिका हमारा है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसका उपयोग हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। जैसे बात की जाए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा 21 और यहाँ पर लिखा 5। दोस्तों 21 और 5 में सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं कि 21 है, तो इसकी तरफ हमने इस तरह बड़े का चिन्ह लगा दिया। फिर हम क्या करते हैं, यदि हम 21 को 5 से भाग दें, 21 को यदि हम 5 से भाग दें तो हमको प्राप्त होता है 5 चक्कू 20, शेष कितना बचा 1। यानी कि अगर हम दोस्तों आपसे ये बात कहें कि आप लोगों ने बहुत सारे छोटी कक्षाओं में भाग किए होंगे और उनके उत्तर की जांच भी की होगी, तो बात ये आती है जैसे कि हम कह दें कि इस भाग की आप कहने का मतलब है उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच आप लोग किस प्रकार करते हो? तो उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों ये वाली चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अब बात ये आती है कि भाज्य क्या होता है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इसमें से भाज्य और भाजक क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं, समझ लो आप लोग क्या होता है। बीच वाला जो हमारा पार्ट होता है ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा भाजक और ये होता है हमारा भागफल। नीचे हमारा आता है शेषफल। ये कंडीशन होती है पूरी।
यानी कि भाज्य बराबर हमको दिखाना है क्या, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर है। कहने का मतलब है कि अगर इस वाले टर्म की हम गुणा और गुणा करें फिर बाद में जोड़ें, क्या इस वाले टर्म के बराबर आएगा। अगर इस टर्म के बराबर ए वाली चीज आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा दिया हुआ भाग सही है। तो इस सवाल की हम यहाँ पर पुष्टि करते हैं। भाज्य कितना है हमारा 21 है, तो 21 बराबर हमने किया भाजक हमारा कितना, यहाँ से देखो भाजक यानी कि 5 हमने किया, फिर गुणे का निशान गुणे का चिन्ह, फिर भागफल कितना 4 तो हमने 4 किया, फिर शेषफल हमारा कितना है 1 तो यहाँ पर प्लस हमने 1 किया। फिर क्या देखते हैं 21 बराबर 5 चौकू 20 प्लस 1 तो 21 बराबर हमारा कितना हो गया 21। कहने का मतलब है कि LHS बराबर है RHS के, यानी कि हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो दोस्तों हम इसलिए आपको ये चीज़ बता रहे हैं क्योंकि इसका हम आगे बहुत उपयोग होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में भली बात आ गई होगी। फिर आप लोगों को ये दोस्तों ये बात हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम दोस्तों लिखते हैं क्या, दोस्तों हमने अभी देखा, हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा था कि 21 इज ग्रेटर देन 5। अब यदि इसी चीज को हम यदि दो पूर्णांकों के माध्यम से समझते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों के माध्यम से समझते हैं, तो देखो किस प्रकार की कंडीशन बनती है। देखो दोस्तों यदि हम A एक पूर्णांक और B दूसरा पूर्णांक लें, जहां पर B से A बड़ा हो, B से A बड़ा हो, तो हम क्या करते हैं कि B से A को भाग देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है यानी कि B से हमको भाग देना है A प्राप्त करने के लिए। तो माना हमने कि कोई यहाँ पर भागफल क्यों होगा और शेषफल हमारा R आ रहा होगा। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की एक समीकरण बन जाती है जो कुछ इस प्रकार से है कि A बराबर BQ प्लस R। दोस्तों ये चीज़ जो है कहीं अन्य से बनकर थोड़ी आई है, ये केवल आपके इसी सूत्र से माध्यम से बनकर आई है कि हमने आपको शुरू में बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। दोस्तों हमने क्या बताया, ये हमारा भाज्य हो गया तो हमने A बराबर किया, अगर इसको हम भाजक मानते हैं तो यहाँ पर हमने B किया, क्या होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। फिर यहाँ पर एक कंडीशन दी जाती है क्या कि R इज इक्वल टू एंड इज लेस देन 0 इज इक्वल टू एंड लेस देन R बट R इज लेस देन B। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि जो हमारा R अर्थात जो शेषफल है हमारा वो 0 के बराबर भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। जैसे हमने अभी एक उदाहरण समझा था 21 वाला और 5 से हमने भाग दिया था, तो हमने क्या कहा था कि 5 चौकू 20 1 आया, 1 हमारा शेषफल आया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या कहती है कि R जो है यानी कि जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन फिर आगे बताया गया कि R इज लेस देन B। कहने का मतलब है जो भाजक होगा और जो हमारे शेषफल होगा तो भाजक से कभी भी शेषफल बड़ा नहीं हो सकता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा, क्योंकि अगर शेषफल बड़ा हो जाएगा भाजक से तो हम आगे और प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये चीज समीकरण आपको विधिवत समझ में आई होगी कि किस प्रकार से समीकरण बनाई जाती है। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम शब्द का पहले शब्द का हम अर्थ समझते हैं क्या होता है। एल्गोरिथम एक ऐसा कह सकते हैं शब्द है जो किसी भी कार्य को या किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए चरणों के माध्यम से अंकित किया जाता है। कहने का मतलब ये होता है अगर हम कोई भाग कर रहे हैं तो उसमें पहला चरण हम क्या लागू करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा नियम क्या लागू करते हैं। जैसे हमने 21 और 5 का उदाहरण समझा तो हमने 5 चौकू 20 किया, फिर इसके बाद जैसे जो आता तो एल्गोरिथम का मतलब होता है कि हमने फर्स्ट चरण में क्या किया, सेकंड चरण में क्या किया और थर्ड चरण में क्या किया। चरणों के माध्यम से यह एक किसी भी प्रमेयिका को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान अपना रखता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस लेक्चर में हमने केवल इसकी थ्योरी बेस पर ही आधारित सभी थ्योरी जो है इसको हमने पढ़ा। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।